हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए बढ़े आगे। तो लास्ट पार्ट में हमने स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। बेसिक्स बता दिया था मैंने, शेयर कैपिटल के टाइप्स पढ़ लिए थे हमने, ठीक है। और हमने स्टार्ट किया था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, कि शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स का या डेट का क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कौन कौन से अलग 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 रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उस पर अप्लाई होते हैं और जो इशू करते वक्त आपको कॉम्प्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया था कि सबसे बेसिक आता है कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट एंड करस्पॉन्डिंग रूल्स जो है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, ठीक है। फिर सिक्योरिटी वाइज रेगुलेशंस होती हैं सेबी की, ठीक है। अगर आप इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल्स इशू कर रहे हैं तो आईसीडीआर अप्लाई हो जाता है। फिर अगर आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करते हैं तो एनसीएस रेगुलेशंस आप पे अप्लाई हो जाते हैं। बैंक या एनबीएफसी आप हो तो आरबीआई के भी एडिशनल गाइडेंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और लिस्टिंग के बाद फिर आपको उन सिक्योरिटीज के लिए जो आपने लिस्ट कराई है उसके लिए आपको एलओडीआर फॉलो करना होता है। क्लियर है? चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो ये सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। कंपनी कोई भी हो, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, कंपनीज एक्ट आपको फॉलो करना है। तो कंपनीज एक्ट एंड रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें आता है सेक्शन 43, ठीक है। सेक्शन 43 बताता है कितने टाइप्स के शेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 43 रिकॉग्नाइजेस टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में भी कंपनीज एक्ट 13 में ये क्लॉज 2 आ गया है। पहले नॉर्मल होता था विद वोटिंग राइट्स, मतलब नॉर्मल वोटिंग राइट्स, 1 शेयर 1 वोट, 1 शेयर 1 वोट नॉर्मल वोटिंग राइट होता है। अब आप कंपनीज एक्ट के तहत क्या कर सकते हो, डिफरेंशियल राइट्स भी दे सकते हो, ठीक है। ये क्लॉज इंसर्ट हो चुका है और इसके तहत आप एम्पावर्ड हो कि आप डिफरेंशियल राइट्स दे सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो एज टू डिविडेंड, अलग अलग डिविडेंड आप दे सकते हो, अलग अलग वोटिंग पावर भी दे सकते हो, या कोई और राइट भी है जो आपको डिफरेंशिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब कंपनीज एक्ट पूरा ओपन है, खुले हाथों से आपका स्वागत करता है और आपको कहता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। कंपनीज एक्ट में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों ऐसा बता रहा हूं मैं? क्योंकि सेबी गाइडलाइंस जब आप पढ़ोगे तो उसमें भर भर के रेस्ट्रिक्शन है। बहुत ही एक छोटा सा ऐसा एक रूम दिया गया है आपको कि आप ये चीजें कर सकते हो, पर एक बहुत ही लिमिटेड दायरे में रह के लिमिटेड समय के लिए आप डीवीआर इशू कर सकते हो, लेकिन वो लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आईसीडीआर जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से कंपेयर करके एक टेबल बना के दूंगा कि कहां कहां कंपनीज एक्ट साइलेंट है, कुछ भी रेगुलेशन नहीं देता है, लेकिन सेबी गाइडलाइन रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। ओवरऑल हम डीवीआर के बारे में कंपैरेटिव वे में जो पढ़ना है वो हम आईसीडीआर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, सिर्फ कंपनीज एक्ट के बारे में ही हम इसमें पढ़ने वाले हर जगह, ठीक है। ध्यान दो। तो आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोई भी राइट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फुल फ्लेज्ड दायरा है, अदरवाइज डाल के उन्होंने ओपन कर दिया उसको, इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज में बी प्रिस्क्राइब। एंड ठीक है, सेकंड टाइप क्या हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, जिसमें 2 टाइप के प्रेफरेंसेस होते हैं, सब हम पढ़ चुके हैं बार बार। तो सेक्शन 55 अप्लाई होता है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। सेक्शन 55 आप पढ़ चुके हो। सेक्शन 55 प्रोवाइड्स दैट प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली आउट ऑफ distributable profits of the company or out of the proceeds of fresh issue of the shares made out for the purpose of redemption। याद आ रहा है? एग्जीक्यूटिव में, अकाउंट्स में, हर जगह आपने लॉ में, अकाउंट्स में, दोनों जगह पढ़ा हुआ है, ठीक है। 2 ऑप्शंस लॉ आपको देता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स यानी कि फ्री प्रॉफिट्स को आप यूज करो और आप उसको कहां ट्रांसफर करते हो, सीआरआर में, ठीक है। तो आपका सीआरआर का ऑप्शन होता है, या फिर आप फ्रेश शेयर्स इशू कर सकते हो, ठीक है। फ्रेश शेयर्स इशू कर सकते हो कोई अदर टाइप के। दिस सेक्शन सेड्स दैट वेयर एनी सच शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, मतलब आपने फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स नहीं किया है, आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यूज करने वाले हो, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, अ सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स रिडीम शैल बी ट्रांसफर टू आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू अ रिजर्व अकाउंट नोन एज सीआरआर, ठीक है। तो वहां सीआरआर का क्लॉज अप्लाई हो जाता है। अगर आप फ्रेश इशू कर रहे हो तो आपका ऑटोमेटिकली कैपिटल भी साथ साथ में बढ़ जाता है, लेकिन जब आप प्रॉफिट्स यूज करके रिडम्पशन कर रहे हो आपका कैपिटल नहीं बढ़ पाता है, तो आपको कैपिटल बढ़ाना पड़ता है। कितना? नॉमिनल वैल्यू, याद आ रहा है, फेस वैल्यू जितना, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू जो भी कहो, और उतना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ता है फ्री प्रॉफिट से सीआरआर में, ठीक है।
तो ये सब आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो पूरा रेगुलेशन दिया है, सेक्शन 55 अप्लाई होता है एंड रूल 9 एंड 10 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, ठीक है। ये उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कंपनीज एक्ट का प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रूल 9 एंड 10 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, ठीक है। क्लियर है क्या? फिर डिबेंचर के लिए भी अलग से दिया हुआ है, डेट पता ही होगा आपको, ठीक है। सेक्शन 71 अप्लाई होता है, सिर्फ 71 ही है, प्रॉपर फुल जो डिबेंचर्स के बारे में बात करता है, और फिर करस्पॉन्डिंग जो रूल्स हैं, ठीक है। रूल 18, ठीक है, सेक्शन 71 रेड विद रूल 18 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, ये पूरा डिबेंचर्स का पूरा रेगुलेशन है। प्रिस्क्राइब्स कंडीशंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। फिर सब बेसिक दिया है, डिबेंचर क्या होता है, क्या सिग्निफाई करता है, फिर उस पर आप एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हो, फिर आप उसको सिक्योर भी कर सकते हो, वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। सिक्योर्ड है तो मैक्सिमम ड्यूरेशन 10 ईयर्स होता है, जो कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए 30 ईयर्स भी होता है, ठीक है। ये सब आपको सब पता है, ठीक है, तो कुछ खास नया नहीं है इसमें। डिबेंचर इज द लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि डिबेंचर सर्टिफिकेट आप देते हो तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट, जैसे शेयर सर्टिफिकेट है वैसे डिबेंचर सर्टिफिकेट। A debenture is a legal document that represents a secure means by which a creditor can lend money to the debtor. सिक्योर अब तभी माना जाएगा जब वो सिक्योर्ड है, चार्ज वगैरह क्रिएट किया होगा ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, तब जाके आप उसको कह सकते हो कि वो सिक्योर है, ठीक है। अ कंपनी मे इशू डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स ईदर होली और पार्टली, ठीक है। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो सकते हैं, ठीक है, उसको आप सिर्फ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी कहते हो। तो इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे आप क्या क्लासिफिकेशन करते हो, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में भी फिर आता है पार्टली या फुल्ली, ठीक है, तो वो है। तो आप कोई भी फीचर उसमें दे सकते हो, होली और पार्टली कन्वर्जन का ऑप्शन आप दे सकते हो, ठीक है। और कंप्लायंस क्या करना है, सेक्शन 71 रेड विद रूल 18 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, ठीक है। तो ये सिर्फ फ्रेमवर्क बता रहा है क्या क्या अप्लाई होता है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। बढ़े आगे, तो कंपनीज एक्ट में इतना दिया गया है अबाउट शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड अब आता है सेबी गाइडलाइंस विच अप्लाइज टू लिस्टेड कंपनी एंड प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो आप समझ जाओ, दायरा बदल जाता है। ये चीजें अब जो हम सेबी पढ़ेंगे, ये अनलिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। चलो, तो पहला है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ एनसीएस, ठीक है, नए नए रेगुलेशंस हैं, 9 अगस्त 2021 में आए हैं, ठीक है। तो एनसीएस करके इन्होंने कंसेप्ट लाया है, इन्होंने कुछ सिक्योरिटीज थे, पहले एक कंसेप्ट हुआ करता था आईएलडीएस, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, और एक अलग से एनसीआरपीएस होता था प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। उन दोनों को उन्होंने मर्ज कर दिया है, कमर्शियल पेपर को भी मर्ज कर दिया है, और तीनों को मर्ज करके कॉमन गाइडलाइंस बनाई है और उसको एक नोमेनक्लेचर दिया है, नाम दिया है, वो है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। पहले वो मतलब जुदा जुदा थे, अलग अलग गाइडलाइंस में कवर होते थे, अब उनको एक कॉमन डाल दिया है कि कन्वर्टेबल है तो आईसीडीआर में आ जाएगा, नॉन कन्वर्टेबल है तो एनसीएस में आ जाएगा। तो थोड़ा कंसोलिडेशन किया है, बेसिकली रेगुलेशंस को कंसोलिडेट करके सिंप्लीफाई कर दिया है। क्लियर है? तो एनसीएस रेगुलेशंस होती है वो, ठीक है। सेबी नोटिफाइड NCS regulations on August 9, 2021. This regulation provides framework for number 1 debt securities और फिर है NCRPS नॉन कन्वर्टेबल रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। मतलब बहुत ही नॉर्मल टाइप का प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। नॉर्मल टाइप का क्या होता है, नॉर्मल टाइप मैंने आपको बताया भी था, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। कुछ नहीं कहा गया है, तो प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा क्या होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, उसमें कन्वर्जन का कोई राइट नहीं होता, और वो हमेशा नॉर्मली क्या होते हैं, रेडीमेबल ही होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आप रेडीमेबल इशू नहीं कर सकते, ठीक है। तो नॉन कन्वर्टेबल रेडीमेबल, मतलब ये तो बेसिक हो गया ना, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स बोलो या एनसीआरपीएस बोलो, एक ही है, ये बहुत ही बेसिक कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। तो इन दोनों पे ये गाइडलाइंस अप्लाई होती है, और आप कैसे इशू कर रहे हो इसको, नंबर 1 पब्लिक इशू कर रहे हो इस सिक्योरिटी का, डेट सिक्योरिटीज का या एनसीआरपीएस का, तो ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। और आप पब्लिक इशू जब भी करते हो आपको मैंडेटरी लिस्टिंग भी करनी होती है। फिर है इशू एंड लिस्टिंग, ठीक है, यहां पे भी इशुएंस एंड लिस्टिंग दोनों है, ठीक है। अब ध्यान दो, इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, सीधे नाम बदल दिया, नॉन कन्वर्टेबल मतलब सारा जो डेफिनेशन के अंदर आता है सब
नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी अगर आप इशू कर रहे हो, लेकिन आप कर रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, 1 to 1 सिलेक्टेड लोगों को आप इशू कर रहे हो और आप उसको वॉलेंट्रीली लिस्ट कराना चाहते हो, ठीक है। वॉलेंट्री होता है लिस्टिंग, आपको पता ही होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट में हर जगह नॉर्मली हम पढ़ेंगे, मैक्सिमम जगह वॉलेंट्री होता है लिस्टिंग, मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। तो यहां अगर आप मैंडेटरीली मतलब वॉलेंट्रीली लिस्ट कराना चाहते हो तो लिस्टिंग के भी गाइडलाइंस आप पे अप्लाई हो जाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ इशू कर सकते हो। और फिर है लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर, ठीक है। कमर्शियल पेपर भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है और अभी भी लेकिन सब ये सर्कुलर ड्रिवन ही है, सर्कुलर के थ्रू ही सेबी इसके गाइडलाइंस बताते रहता है, अपडेट करते रहता है, ठीक है। लेकिन अब ऑफिशियली कमर्शियल पेपर कहोगे तो एनसीएस में ही कवर किए जाएंगे। लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर, लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर, ठीक है, इशूड बाय एन इशूअर इन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर काफी बैंक्स एंड एनबीएफसी भी इशू करते हैं, ठीक है। और ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। कमर्शियल पेपर क्या होता है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, लेस देन 1 ईयर होता है, इसीलिए वो आरबीआई के दायरे में आता है, ठीक है, इसलिए आरबीआई लिखा है। क्लियर है? तो ये एक आपको बस स्कोप समझना है कि एनसीएस में ये सब आता है। इशू लिस्टिंग, पब्लिक इशू, डेट एंड एनसीआरपीएस, प्राइवेट प्लेसमेंट एनसीएस का है, उसमें पूरा नोमेनक्लेचर दे दिया एनसीएस, एनसीएस प्राइवेट प्लेसमेंट, वॉलेंट्री लिस्टिंग, तो वो भी अप्लाई हो जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा। और लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर, ठीक है। तो ये 3 चीजों पे एनसीएस रेगुलेशंस अप्लाई करेंगी। और फिर है अगर आप इक्विटी इशू कर रहे हो या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो आप पे अप्लाई होगा, सॉरी एलओडीआर लिखा है, आईसीडीआर कहां गया भाई, आईसीडीआर पहले पढ़ते हैं। तो इक्विटी या कन्वर्टेबल इक्विटी आप इशू कर रहे हो, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आप इशू कर रहे हो तो आप पे आईसीडीआर अप्लाई होगा, ठीक है। डेट सिक्योरिटीज दैट आर कन्वर्टेबल, ठीक है, ईदर पार्टली और फुल्ली और ऑप्शनली, कोई भी तरीके से अगर वो कन्वर्ट हो सकती हैं तो वो कन्वर्टेबल मानी जाएंगी और आईसीडीआर उस पर अप्लाई हो जाएगा। इनटू लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी, ठीक है, इक्विटी में ही कन्वर्ट होगी ना। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है? प्रेफरेंस शेयर्स जो कन्वर्ट हो सकते हैं, डेट सिक्योरिटीज जो कन्वर्ट हो सकती हैं, किस में कन्वर्ट होंगी? इक्विटी में, ठीक है। तो अब वो इक्विटी हो सकता है लिस्टेड हो या अनलिस्टेड भी हो सकता है, ठीक है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी shall be guided by the disclosure norms applicable to equity and other instrument offered in conversion of SEBI ICD, मतलब उनको बराबर माना गया। ये गाइडलाइंस क्या कह रही है बेसिकली कि हमने एट पार रखा है, इक्विटी हो या कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी हो, वो इक्विटी ही माना जाएगा, इक्विटी के बराबर ही उसको ट्रीट किया जाएगा और उस पर इक्विटी के ही जैसे डिस्क्लोजर और बाकी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई किए जाएंगे। क्लियर है? और फिर एक बार आपने कोई भी टाइप की सिक्योरिटी इशू कर ली और आपने उसकी लिस्टिंग कर ली, अब लिस्टिंग करने के बाद आपको कुछ पोस्ट लिस्टिंग कॉम्प्लायंसेस रेगुलरली करने पड़ते हैं जो एलओडीआर गाइडलाइंस में दिए जाते हैं, जिसको आप प्यार से यहां पे क्या कहोगे? लिस्टिंग रेगुलेशंस, ठीक है, एलओडीआर 2015। द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंश्योर्ड बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट, जिसको आप क्या कहोगे? लिस्टिंग एग्रीमेंट, जो आप स्टॉक एक्सचेंज के साथ एंटर करते हो। Agreement which is entered into between a stock exchange and the issuing company. This agreement is called as listing agreement. All the listed entities shall comply with the listing conditions. ठीक है, लिस्टिंग के जो कंडीशंस एग्रीमेंट में लिखे हैं और वो कंडीशंस भी कहां से बनते हैं? एलओडीआर से बनते हैं। एलओडीआर को कंप्लाई करके ही आपको वो कंडीशंस बनानी होती हैं। एलओडीआर जो बेसिकली है वो मिनिमम रेगुलेशंस बताता है। अब स्टॉक एक्सचेंज चाहे तो एलओडीआर के ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा गाइडलाइंस भी डाल सकता है, लेकिन एलओडीआर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके लिस्टिंग एग्रीमेंट में होने ही चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपके लिस्टिंग कंडीशंस हैं एज स्टिपुलेटेड इन लिस्टिंग रेगुलेशंस टू प्रोवाइड सब्सटैंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी टू द स्टॉक एक्सचेंजेस विद इन द स्पेसिफाइड टाइमलाइन, ठीक है, सब एलओडीआर में आप पढ़ोगे। प्रॉपर कॉम्प्लायंसेस हैं, फ्रीक्वेंसी, डेडलाइंस, उसके फॉर्मेट्स, किसको ये करना है, तो सब चीजें अच्छे से एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है और आपको वो फॉलो करना है। फिर अगर आपने कन्वर्टेबल्स इशू किए हैं, सॉरी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू की है, नॉन कन्वर्टेबल डेट या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो भी कैटेगरी हो, एनसीएस अगर आपने इशू किया है तो आप पे चैप्टर 4 एंड 5 स्पेसिफिकली अप्लाई हो जाएगा। 3 तो अप्लाई होता ही है, लिखा नहीं है पर आपको समझने की बात है। चैप्टर 3 जो इसके अंदर होता है वो कॉमन ऑब्लिगेशंस का चैप्टर है, जो आप कोई भी टाइप की सिक्योरिटी इशू करते हो, लिस्ट करते हो और एलओडीआर आप पे जब अप्लाई हो जाता है तो सबके लिए कॉमन ऑब्लिगेशन होता है जो
चैप्टर 3 में दिया रहता है एलओडीआर के, तो वो इसलिए कहीं मेंशन नहीं होता क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सब पे लागू होता है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आपने एनसीएस इशू किया है या डेट इशू किया है तो 4 एंड 5 रेगुलेशन, 4 एंड 5 चैप्टर अलग से बनाया गया है जो कन्वर्टेबल डेट या नॉन कन्वर्टेबल डेट या एनसीएस पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये आप सब पढ़ोगे आगे, इसका फर्क भी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि यहां एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर अलग क्यों है, एनसीएस अलग क्यों है, तो ये सब आप आगे पढ़ोगे क्या फर्क पड़ जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये टेक्निकलिटीज हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है आपको कि 4 एंड 5 चैप्टर है जो इन पे अप्लाई होता है। ठीक है, डेट पे ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद द सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ एनसीएस रेगुलेशन 2021। ठीक है, क्लियर है क्या? तो क्या कह रहे हैं ये कि एग्रीमेंट होता है, उसमें पूरा लिस्टिंग कंडीशंस होता है और वो लिस्टिंग रेगुलेशंस के हिसाब से बनाया जाता है जो आपको कंप्लाई करना है। और अगर आपने एनसीडी या एनसीएस इशू किया है तो चैप्टर 4 एंड 5 ऑफ एलओडीआर आप पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट आता है आरबीआई कि अगर आप बैंक हो या आप एनबीएफसी हो, ठीक है, दो ही चीजें इसमें आती हैं, बैंक्स एंड एनबीएफसी हो तो आपका जो रेगुलेटर है वो है आरबीआई, तो आरबीआई के गाइडलाइंस भी आपको फॉलो करने होते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसा एरिया है जो आपका मोहल्ला नहीं है, ये जो टर्म्स और ये जो चीज़ें आएंगी ये आप इससे वेलवर्स नहीं हो भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटीज लॉ नहीं है, ये आरबीआई का एक अलग ही अपनी खुद की दुनिया है। आरबीआई के अपने मास्टर सर्कुलर्स होते हैं, अपने खुद के गाइडलाइंस होते हैं जो बैंक्स एंड एनबीएफसीज के लिए वो देते हैं। तो ठीक है, थोड़ा अलग है तो थोड़ा अटपटा लगेगा, अब आपके सिलेबस में भी नहीं है, ना इतना वर्थ है कि उसके बारे में डिस्कस किया जाए क्योंकि आपके सिक्योरिटीज लॉ से इतना वो नहीं होता है। ठीक है, कनेक्शन, तो जितना थोड़ा बहुत मैं बता पाया मैं बता दूंगा। तो आरबीआई गाइडलाइंस भी इंक्रीमेंटली आपको फॉलो करनी पड़ती है अगर आप एक बैंक या एनबीएफसी हो। तो क्या क्या आएगा, बैंक हूं, अगर मैं बैंक हूं, कंपनी हूं और मैं फंड्स रेज कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे आरबीआई के भी गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे फंड रेजिंग पे अगर कुछ होंगे। आरबीआई गाइडलाइंस अलाउज द बैंक्स टू रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको आप कहते हो पीएनसीपीएस, विच स्टैंड्स फॉर परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर्स हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फीचर है, नॉन क्यूमुलेटिव, जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल कंपनीज के लिए भी नॉर्मल है, नॉन क्यूमुलेटिव ही होता है। और अलग फीचर जो है वो है परपेचुअल, जो बैंक को देखो अलाउड है, नॉर्मल कंपनीज को कंपनीज एक्ट में अलाउड नहीं है, सिर्फ बैंक्स या एनबीएफसी को ही अलाउड होता है क्योंकि आरबीआई ने अलाउ कर रखा है। ठीक है, उनको परपेचुअल यानी इररेडीमेबल, आप जब भी कंपनीज एक्ट या सेबी गाइडलाइंस पढ़ोगे हमेशा वर्ड आएगा रेडीमेबल बाय डिफॉल्ट हमेशा, लेकिन जब आप आरबीआई गाइडलाइंस पढ़ोगे आपको इररेडीमेबल यानी कि हमेशा परपेचुअल वर्ड्स भी आपको दिखेंगे क्योंकि वहां पे अलाउड है और बैंक्स एंड एनबीएफसी परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग है, ये हमारे एनसीआरपीएस से अलग है, ये हमारे एनसीआरपीएस से अलग है, वो रेडीमेबल होते हैं। ये पीएनसीपीएस है जो परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जस्ट लाइक इक्विटी। परपेचुअल का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर जैसा है कि जब तक बिजनेस चल रहा है पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, जब आप बिजनेस बंद करोगे, लिक्विडेट करोगे, तब आपको पैसा लौटाना पड़ता है। क्लियर है, तो परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पीएनसीपीएस, एंड एक और नया इंस्ट्रूमेंट है इनोवेटिव पीडीआई, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसी का मतलब भाई है, वो परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स है, ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रेफरेंस शेयर है एक डेट है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है, तो दोनों में कॉमन फीचर है परपेचुअल, ये दोनों परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये इशू किए जा सकते हैं बाय बैंकिंग सेक्टर। दीज इंस्ट्रूमेंट्स नीड टू बी इन कॉम्प्लायंस विद द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन द एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। अब ये सब आप के लिए एलियन है, एक्चुअली बैंकिंग में दो टाइप के कैपिटल्स होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 होते हैं परमानेंट वाले जो लॉन्ग टर्म आपके पास रहने वाले हैं, जैसे इक्विटी शेयर। फिर ये जो परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, परपेचुअल है ना, मतलब जब तक कंपनी चल रही है आपको पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, तो जो पैसा आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है, हमेशा अवेलेबल रहेगा। और ये हमेशा काय के लिए अवेलेबल रहना चाहिए, लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे पहले जो पैसा अवेलेबल होता है वो होता है टीयर 1 कैपिटल, और वो पूरा अगर खत्म हो जाए उसके बाद जो नेक्स्ट अवेलेबल रहता है वो क्लासिफाई किया जाता है टीयर 2 में, जो टेम्पररी होता है। आए ख्याल में, तो ये बैंकिंग आरबीआई का पूरा रेगुलेशन होता है, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल।
और उनको कुछ एक रेशो में Tier 1 Tier 2 कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है। और इंटरनेशनल नॉर्म्स भी होते हैं उसमें, आपने सुना भी होगा बासल कमिटी, बासल नॉर्म्स, बासल कमिटी, वो सब भी आपने सुना होगा। तो हम इंटरनेशनल नॉर्म्स को भी फॉलो करते हैं। और बासल 3 अभी चल रहा है, तो बासल 3 मतलब इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं बैंकिंग में वो ये चलाती हैं कि बड़े बड़े सारे कंट्रीज में क्या चलेगा, कितना कैपिटल मेंटेन करना चाहिए, उसका ब्रेकअप क्या होना चाहिए, कितना Tier 1 कितना Tier 2 होना चाहिए, पूरा उसके बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं। क्योंकि बैंक पब्लिक का पैसा लेता है, पब्लिक के पैसे यूज करता है, तो ये एक ड्यूटी उनके ऊपर डाली गई है। फर्दर दीज इंस्ट्रूमेंट्स इंटरलिया शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब लॉस, ठीक है, सब लॉस एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं, ईदर थ्रू कन्वर्जन। अब ये सब आपको समझेगा नहीं, बहुत ही अंदर के पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि ये सारे जो कैपिटल है ये लॉस एब्जॉर्ब करने के लिए अवेलेबल होने चाहिए, ईदर थ्रू कन्वर्जन टू कॉमन शेयर्स, ठीक है, या तो वो कन्वर्टेबल है तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर इक्विटी तो लॉस एब्जॉर्ब कर ही सकता है। सबसे पहले लॉस एब्जॉर्ब करता ही कौन है, सबसे पहले लॉस कौन एब्जॉर्ब करता है भाई, इक्विटी शेयर होल्डर ही करते हैं ना, ठीक है। At an objective pre-specified trigger point or write down mechanism that allows losses to instrument at the pre-specified trigger point। या तो आप उस सिक्योरिटी में से लॉस एब्जॉर्ब कर लो, जैसे हम नॉर्मल रेगुलर जो लॉस होता है हम कैसे जनरल रिजर्व में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम कैसे सरप्लस अकाउंट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं ना। तो या तो कोई ऐसा आपका कैपिटल है जिसमें से डायरेक्ट माइनस करना अलाउड है, और माइनस करना अलाउड नहीं है तो फिर वो या तो कन्वर्टेबल होना चाहिए इक्विटी में, ठीक है, ठीक है। तो ये सब ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, सब आपको ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये वाला पॉइंट भले आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, ये वाला आप कट कर दो। बेसिक बस आप ख्याल में रखो कि ये परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हैं एंड इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं, बस इतना, ठीक है। फिर आते हैं एनबीएफसी पे। अब एनबीएफसी में भी बहुत डिटेल गाइडलाइंस हैं, उसके बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे, तो ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, ऑनेस्टली ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा बहुत बस आपको पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। बता सकता हूँ पर ज़रूरत ही नहीं है, तो समझ रहे हो ना, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई हैज इशूड डिटेल्ड डायरेक्शंस ऑन प्रूडेंशियल एंड गवर्नेंस नॉर्म्स, ठीक है, प्रूडेंशियल गाइडलाइंस आरबीआई इशू करता है बैंक्स एंड एनबीएफसी के लिए वाया वाइड मास्टर डायरेक्शंस ऑन एनबीएफसी। अब उसमें दो बेसिक कैटेगराइजेशन होते हैं एनबीएफसी में, एक होता है नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट और एक आता है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। फिर उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन होता है डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है। तो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऐसे मतलब एनबीएफसी जो बहुत बड़े हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, उसको सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी माना जाता है, ठीक है। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट किसको माना जाएगा, जिसका नेटवर्थ मोर देन 500 करोड़ है, ठीक है। तो ऐसा उनका कैटेगराइजेशन होता है। तो दोनों के लिए उन्होंने अलग अलग गाइडलाइंस इशू की हुई है, तो बस ये पूरा वो बता रहे हैं। तो मास्टर डायरेक्शंस ऑन एनबीएफसी नॉन सिस्टमैटिक यानी एनएसआई, आप नाम याद रखो, एनएसआई नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016, ये पूरा एक नाम है, ये मास्टर डायरेक्शंस का नाम है, ठीक है। क्या, यहां से एनबीएफसी, एनएसआई, एनडी, एनएसआई एनडी ये कैटेगरी है, एनएसआई मतलब नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, एनडी मतलब नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016, ठीक है, ये पूरा एक नाम है रेगुलेशन का। These directions are applicable to NBFC not accepting public deposits which is non systematically important, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। फैक्टर, फैक्टर मतलब जो हम पढ़ते हैं ना फैक्टरिंग, फैक्टरिंग जो फैक्टरिंग के सर्विसेज देता है, तो वो इसमें आएगा। एनबीएफसी फैक्टर रजिस्टर्ड विद अ बैंक अंडर सेक्शन 3 ऑफ फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 एंड हैविंग एन एसेट साइड ऑफ बिलो 500 करोड़। तो ये पूरी लिस्ट है कि ये गाइडलाइंस किस पे अप्लाई होती है। तो नंबर 1 नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर भी कौन सा, जो फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है और जिसका एसेट साइड्स बिलो 500 है, क्योंकि वो नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट मतलब छोटे कंपनीज, छोटे बैंक्स के लिए है, ठीक है। तो लेस देन इसलिए हर जगह आपको दिखेगा। फिर थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, आईएफसी, एनबीएफसी आईएफसी कैटेगरी कहते हैं उसको, रजिस्टर्ड विद द बैंक
मतलब आरबीआई, अंडर द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट एंड हैविंग एन एसेट साइड ऑफ बिलो 500, सब में बिलो 500 आपको दिखेगा, एंड अदर्स एज मेंशन इन क्लॉज 2 ऑफ मास्टर डायरेक्शंस। ठीक है, ये एप्लीकेबिलिटी पूरा इन्होंने बताया है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस रेगुलेशन के नाम भी आपने लिख दिया, बहुत बड़ी बात है। और फिर है कि जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट वाले हैं उनके लिए अलग गाइडलाइंस हैं, तो वो दिया हुआ है। आरबीआई हैज आल्सो इशूड डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑन प्रूडेंशियल एंड गवर्नेंस नॉर्म्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, एंड डिपॉजिट टेकिंग, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट में दोनों है, डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग डायरेक्शंस रेगुलेशंस 2016। ठीक है, तो बस दोनों के आपको नाम, बस अगर रेगुलेशंस के आपको याद हो गया उतनी भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इतनी एप्लीकेबिलिटी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये 5, ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था। ठीक है, कंपनीज एक्ट एंड रूल्स, ठीक है, फिर आईसीडीआर, फिर आपका एनसीएस रेगुलेशंस, फिर बैंक या एनबीएफसी हो तो आरबीआई गाइडलाइंस, और फिर सबके लिए कॉमन एलओडीआर गाइडलाइंस। ठीक है, ऐसे 5 रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप शेयर कैपिटल या डिवेंचर्स को इशू कर रहे हो तो। ठीक है, देख लो अच्छे से, एक बार पॉज करो, देख लो, सबके में बारे में सिर्फ एप्लीकेबिलिटी दी है, कुछ और अंदर का मसाला नहीं है इसमें। ठीक है, वो तो हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, यहां सिर्फ आपको गाइडलाइंस का नाम और उसकी हल्की फुल्की एप्लीकेबिलिटी, उसमें क्या कवरेज है वो आपको दिया गया है। ठीक है, देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से एक बार। चलिए बढ़े आगे। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का अपना भी एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होता है कि यार जब आप आगे बढ़ोगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, कोई कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, और कंपनी जब अलग 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 कुछ ट्रांजैक्शंस करेगी, फंड्स रेज करेगी, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपको एप्लीकेबिलिटी देखनी होती है कि अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मेरे ऊपर क्या क्या रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। इट स्टार्ट्स विद दैट एक्चुअली। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हर गाइडलाइन का फ्रेमवर्क पता हो, ताकि आप ये पता कर पाओ कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, विच ऑल गाइडलाइंस विल अप्लाई एंड यू हैव टू कंप्लाई विद दैट। ठीक है, तो ध्यान देना। चलो बढ़े आगे। अब आते हैं इक्विटी शेयर्स पे। ठीक है, कि अगर आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड रेज करते हैं तो इक्विटी शेयर एज अ सोर्स क्या फीचर्स रखता है, क्या फीचर्स हैं, वोटिंग पावर मिलता है, हमेशा वो इरेडीमेबल होते हैं, मतलब जब तक कंपनी चल रही है आपको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। ठीक है, तो काफी जो बेसिक्स आप पढ़ चुके हो वही हमको पढ़ना है, फीचर्स पढ़ना है इक्विटी शेयर होल्डर्स के, और फिर हमको जो एक नया कंसेप्ट आया है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का, वो हमको पढ़ना है। तो इसमें अभी इंट्रोडक्शन लेवल पे हम सिर्फ कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल राइट्स एंड सेबी गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल राइट्स काफी अलग है, तो दोनों एक साथ अभी एक साथ आपको नहीं दिए यहां पे। तो सेबी गाइडलाइंस हम आईसीडीआर चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आईसीडीआर इशू का जो चैप्टर है, इशू ऑफ कैपिटल का जो चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे, और तब मैं आपको वहां पे कंपेयर करके बताऊंगा। ठीक है, तो अभी जब आप पढ़ रहे हो डिफरेंशियल राइट्स, अभी जब हम पढ़ेंगे यू शुड बी अवेयर कि ये कंपनीज एक्ट के गाइडलाइंस है और वो सारे टाइप के कंपनीज पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। इक्विटी शेयर्स, बोलो फटाफट क्या होता है भाई इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑल्सो नोन एज कॉमन स्टॉक, ऑल्सो नोन एज कॉमन शेयर कैपिटल। ठीक है, अलग अलग बहुत सारे नाम है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन द कंपनी। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं। कॉमन शेयर कैपिटल इज जनरली डिवाइडेड इनटू यूनिट्स नोन एज शेयर्स। दीज यूनिट्स होल्डर्स आर कॉल्ड एज इक्विटी शेयर होल्डर्स। दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड द पॉलिसी मेकर ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, बाकी किसी के पास नॉर्मल जो होते हैं डे टू डे जो आप बड़े डिसीजंस लेते हो उसमें वोटिंग पावर सिर्फ एक ही के पास होता है, विच इज इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, लेकिन जो डे टू डे डिसीजंस हैं, परचेज सेल, ये वो जो डे टू डे आपके ऑपरेशंस हैं, इनके डिसीजन शेयर होल्डर नहीं लेते हैं। डे टू डे मैनेजमेंट उन्होंने डेलीगेट कर रखा है और उनके लिए एक प्रॉपर टीम अपॉइंट की हुई है विच इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो डे टू डे मैनेजमेंट देखते हैं और जो बड़े डिसीजंस हैं, बड़े डिसीजंस लेने का जो अप्रूवल है वो बस शेयर होल्डर्स के हाथ में दिया गया है। ठीक है, तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये आप सब पढ़ चुके हो। दे डू नॉट हैव एक्सेस
to the day-to-day affairs of the company. They appoint their representatives called as board of directors to look after the affairs of the company. ठीक है, अब हम जब ऊपर पढ़े थे हमने कि सेक्शन 43 में अलाउड है कि आप डिफरेंशियल राइट दे सकते हो, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. According to explanation 1 to section 43 of Companies Act, equity share capital with respect to any company limited by shares means all share capital which is not preference share capital. ठीक है, बचपन से आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि ये बैलेंसिंग कैटेगरी है, इसमें कोई फीचर नहीं होता है. ठीक है, कोई भी शेयर अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है, उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट इक्विटी शेयर माना जाता है. ठीक है, तो फीचर्स क्या हैं? आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं. ठीक है, इक्विटी शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स ऑफ ऑल द जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी. दीज वोट्स हैव द इफेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. इक्विटी शेयर्स हैव द राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, सारे बाहर के लोगों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को टैक्स वगैरह भर के सब कट कटा के जो बचता है वो किसका होता है? सरप्लस किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है. यही लोग हैं जो पूरा प्रॉफिट शेयर करते हैं. ठीक है, इनके पास ही पूरा प्रॉफिट बचता है और इनको उसमें से कुछ पार्ट दिया भी जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स. ठीक है, ये दो तरीकों से उनको अपना प्रॉफिट वापस मिल जाता है. ठीक है, डिविडेंड में वो कैश फॉर्म में मिलता है, बोनस शेयर्स में वो शेयर्स के फॉर्म में मिलता है, पर प्रॉफिट्स को ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो. हाउएवर, इवन इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट डिमांड द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. बराबर, अपने आप को वो डिविडेंड बांटो ऐसा वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो कंपल्शन नहीं डाल सकते हैं. ये पूरा जो डिस्क्रिशन है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर दिया गया है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो चला रहे हैं बिजनेस को, वो बेटर इक्विप्ड हैं ये सोचने के लिए कि डिविडेंड दे नहीं दे, नहीं देंगे तो फिर वो पैसा कहां यूटिलाइज करना है, ये सब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोचते हैं. क्लियर है? तो इट इज नॉट अ राइट, इट इज नॉट अ राइट. ठीक है, अगर बोर्ड ने अनाउंस किया है और फिर वो बाद में शेयर होल्डर्स मीटिंग में अगर अप्रूव हो गया है तो वो एक एक्चुअल राइट बन जाता है और कंपनी के लिए वो एक लाइबिलिटी बन जाता है. ठीक है, तो आपने सब पढ़ा होगा. Cannot demand declaration of dividend by company which is left to the discretion of the board of directors. Board of directors board meeting में recommend करते हैं और फिर वो शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं. ठीक है, मतलब डिसाइड कौन कर रहा है कि देना है नहीं देना है, देना है तो कितना देना है, ये पावर बोर्ड के पास ही है. शेयर होल्डर्स के पास सिर्फ हाँ या ना बोलने का पावर होता है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते. कि अगर बोर्ड ने कहा 20% डिविडेंड देना है तो शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मेरे को तो 25 चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते. 20 को आप हाँ या ना बोल सकते हो, 20 को 15, 18, 20, 25 अपने हिसाब से आप चेंज नहीं कर सकते, वो पावर नहीं है. इसीलिए इन इफेक्ट डिसाइड कौन कर रहा है? बोर्ड ही करता है. भले आप बाद में चल के शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लेते हो, पर एक बहुत ही लिमिटेड अप्रूवल है उनके पास, लिमिटेड चॉइस है, हाँ या ना बोलने का ही चॉइस है. बाकी जो भी है वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं. ठीक है, और फिर जब भी कंपनी बंद होगी, when the company is wound up, payment towards equity share capital will be made to the respective shareholders only after the payment of claims of all the creditors and preference share capital. मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं कि सबसे आखिरी में पैसा इक्विटी वालों को मिलता है. प्रॉफिट भी जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो प्रॉफिट सबसे आखिरी में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, जो भी बचा वो इक्विटी वालों का होता है, नहीं बचा तो नहीं भी मिलता है. और वैसा ही वाइंडिंग अप में भी होता है, बाहर वालों को पहले पैसा दिया जाता है, आउटसाइडर्स क्रेडिटर्स उनको पहले दिया जाता है, ओनर्स के अंदर भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और उसके बाद कुछ बचा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है. ठीक है, दोनों में मतलब उनकी लास्ट प्रायोरिटी आती है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अब हम कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस पे क्वेश्चंस आते हैं और आ भी सकते हैं. ठीक है, तो कंपनीज एक्ट के ही प्रोविजंस आपको इसमें लिखने हैं. तो हम ऊपर पढ़ चुके थे सेक्शन 43. ठीक है, वाइल सेक्शन 43 enables the company to issue equity shares with differential right as to dividend, voting rights etc. मतलब कोई भी राइट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. कंपनीज एक्ट कंप्लीटली ओपन है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, रूल 4 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल स्टेट्स द कंडीशंस रिगार्डिंग द शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स. ठीक है, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यार ये क्या है, मतलब ये क्यों है. ठीक है, कि ये कैटेगरी क्यों बनाई गई है, क्या पर्पस होता है इससे. ठीक है, काफ़ी हम देखते हैं लॉ पढ़ते हैं पर काफ़ी डिस्कशंस नहीं हो पाते हैं लॉजिक के पीछे, रीजन के पीछे, या रियल लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं. रेगुलेशंस तो हम पढ़ेंगे. ये चीज़ आई थिंक इसकी जो शुरुआत हुई थी
वो टाटा ने की थी। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं आपको। टाटा मोटर्स ने सबसे पहले डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू किए थे, और फिर बाद में चल के सेबी ने जो भी एक्शन लिया, एक सेकेंड, ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। तो इंडिया में देखो क्या है कि इंडिया में अभी भी हम बहुत ही सरफेस लेवल पे हैं एज फार एज डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स आर कंसर्न। बहुत ही लिमिटेड कंपनीज ने इसको इशू किया है और कुछ खास रिस्पॉन्स इंडिया में इसको अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी कम है, बहुत कम लोग हैं जो डीवीआर टाइप के शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, और उसके प्राइजेस में भी इतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी भी वो इतना अट्रैक्टिव तरीका नहीं बन पाया है कंपनीज के लिए कि वो डीवीआर से पैसा रेज कर पाए। ठीक है, सबसे पहले इंडिया में, ठीक है, टाटा मोटर्स ने इशू किया था। ठीक है, इन 2008 सबसे पहले टाटा मोटर्स पहली कंपनी थी जिसने डीवीआर शेयर इशू किए थे, और फिर अचानक से 2009 में सेबी आया और बैन कर दिया कि लिस्टेड कंपनीज डीवीआर इशू नहीं कर सकते। 2009 आईसीडीआर गाइडलाइंस आई थी, अगर आपको पता होगा, तो उसमें उन्होंने बैन कर दिया था कि आप सुपीरियर राइट्स नहीं दे सकते। अब ये क्या होता है? ठीक है, जब मैं कह रहा हूं कि मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, मतलब मैं उसको घटा भी सकता हूं, मैं उसको बढ़ा भी सकता हूं। मैं नॉर्मल वोटिंग राइट से कम वोटिंग राइट्स भी दे सकता हूं, मैं नॉर्मल वोटिंग राइट से ज्यादा वोटिंग राइट भी दे सकता हूं। नॉर्मल वोटिंग राइट क्या है? वन शेयर वन वोट। आई होप आपने बचपन में पढ़ा है, वन शेयर वन वोट। ठीक है, नॉर्मल वोटिंग राइट्स होते हैं। अब अगर आप वन से कम वोटिंग राइट दे रहे हो तो आप इंफीरियर राइट्स दे रहे हो, आप इंफीरियर राइट्स दे रहे हो। और अगर आप वन से ज्यादा वोटिंग राइट्स दे रहे हो एक शेयर के लिए तो वो सुपीरियर राइट्स होते हैं। आए ख्याल में? तो इंफीरियर राइट्स भी आप दे सकते हो, सुपीरियर राइट भी दे सकते हो एज पर कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई मतलब कोई कंडीशन नहीं लगाई है। उन्होंने कहा है आप किसी भी तरह से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब कंपनीज एक्ट अलाउज टू ईदर इशू इंफीरियर राइट्स शेयर्स और सुपीरियर राइट शेयर्स एज वेल। ठीक है, तो टाटा मोटर्स ने पहले इशू कर लिया था और फिर बाद में और भी कंपनीज ने इसे इशू किया है। पेंटालून्स, आपने नाम सुना ही होगा, पेंटालून्स रिटेल इंडिया, गुजरात एनआरई कोक एंड जैन इरिगेशन, ये कंपनीज ने अभी तक डीवीआर इशू किए हुए। ठीक है, लेकिन दिया है देखो कि इसका वॉल्यूम इतना नहीं होता है। नॉर्मल मार्केट में नॉर्मल शेयर्स का जो वॉल्यूम होता है उससे 75% कम वॉल्यूम इसमें होता है, मतलब बहुत ही लिमिटेड वॉल्यूम होता है, बहुत लिमिटेड लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं और इसमें मतलब लिक्विडिटी की बहुत कमी है, पार्टिसिपेशन बहुत कम है, इसलिए एनकरेजिंग नहीं है। क्योंकि जितना लिक्विडिटी कम होता है उतना उसमें रिस्क बढ़ते जाता है, इन्वेस्टर्स उतना उसमें पार्टिसिपेट और मतलब करते ही नहीं है। ठीक है, तो एक नेगेटिव साइन की तरह देखा जाता है। अगर कहीं आपको लिक्विडिटी नहीं मिल रही है मतलब वो फ्लॉप हो गया, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा उसका ये है। और अब हम पढ़ेंगे कि जो 2018 के आईसीडीआर गाइडलाइंस हैं जो हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अब फिर से सेबी ने अलाउ किया है। पहले सेबी का स्टैंड क्लियर था, कंप्लीट बैन लगा दिया था कि आप सुपीरियर राइट्स के इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते, सुपीरियर राइट के इशू नहीं कर सकते थे, मतलब आप इंफीरियर के इशू कर सकते हो, इंफीरियर पे कभी बैन नहीं लगाए। इंफीरियर वोटिंग राइट्स के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कोई भी कभी भी इशू कर सकता था, पहले भी अलाउड था, अभी भी अलाउड है। सिर्फ बैन जो लगा था वो सुपीरियर राइट्स पे लगा था। ठीक है, और अब 2018 में चल के सुपीरियर राइट्स को भी अलाउ किया गया है, लेकिन सब्जेक्ट टू हैवी रेस्ट्रिक्शंस, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस और बहुत ज्यादा कंडीशंस और बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइप के बिजनेसेस के लिए ही उसको अलाउ किया गया। ठीक है, तो ये पूरा पिक्चर है डिफरेंशियल राइट्स का। एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, सेबी क्या कहता है, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कंपनीज के नाम आप लिख लो। ठीक है, सबसे पहले 2008 में टाटा मोटर्स ने इशू किए थे, फिर और भी कंपनीज ने इशू किए हैं, पेंटालून्स, गुजरात एनआरई कोक एंड जैन इरिगेशन। ठीक है, ये कुछ कंपनीज के आप नाम लिख लो कि इन लोगों ने डीवीआर इशू कर किए हुए हैं रियल लाइफ में। ठीक है, बट बहुत ज्यादा कंपनीज ने इशू नहीं किए हैं, मतलब जो आप पढ़ रहे हो इसका एक बहुत लिमिटेड रियल लाइफ इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अब डिस्कस करते हैं कि यार जरूरत क्या है।
अचीव क्या होता है ये सब करने से, कि इसको बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं एक ओनर हूं, मैं एक प्रमोटर हूं, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और अब मैं ग्रो कर रहा हूं और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बाहर वालों का पैसा ले रहा हूं, और आप फाइनेंस में भी ये पढ़ते ही हो कि नया इक्विटी जब आप इशू करते हो तो सबसे बड़ा जो डर होता है वो होता है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन इन वोटिंग पावर। इसीलिए जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो नया इक्विटी इशू करने के लेके थोड़ा सा स्केप्टिकल होते हैं कि भाई उनको अच्छा नहीं लगता कि और इक्विटी रेज मत करो, क्योंकि अगर वो प्रपोर्शनेटली और पैसा नहीं ला पाए तो उनका वोटिंग पावर कम होता है। ये फाइनेंस में भी आप पढ़ते हो, एग्जीक्यूटिव में भी आपने पढ़ा ही होगा कि व्हेन वी इशू न्यू इक्विटी शेयर्स देयर इज अ डाइल्यूशन इन द कंट्रोल या वोटिंग पावर ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। क्लियर है? तो इस वजह से वो प्रेफर नहीं करते हैं, इक्विटी को प्रेफर नहीं किया जाता है और उसको लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। बट अगर इस कंसर्न को एड्रेस कर दिया जाए कि अगर मैं इक्विटी भी रेस करूं, मुझे पैसा भी मिल जाए, लेकिन मेरा डाइल्यूशन भी ना हो, तो ये बीच का रास्ता हो गया ना। मतलब प्रमोटर को भी दिक्कत नहीं है, कंपनी को भी दिक्कत नहीं है, जो पैसा लगा रहा है उसको भी दिक्कत नहीं है। तो इसका रास्ता होता है डिफरेंशियल राइट्स, कि भाई आप उनको वोटिंग पावर कम दो, नहीं दो ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते ना। इक्विटी शेयर विथ नो वोटिंग राइट्स, ऐसा कोई पावर है ही नहीं, लॉ अलाउ नहीं करता कि आप विदाउट वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर इशू करो, वो तो अलाउड ही नहीं है। वोटिंग राइट तो देने ही है, तो आप इंफीरियर वोटिंग राइट्स दे सकते हो, सुपीरियर नहीं, इंफीरियर। मतलब बाहर वालों को जो आप इशू कर रहे हो उनको आप इंफीरियर वोटिंग राइट्स के शेयर इशू कर दो, तो उनको वोटिंग पावर मिलेगा पर बहुत ही कम मिलेगा, और उनका कंट्रोल जो बिजनेस पे होगा वो काफी कम होगा, नाम के बराबर होगा सिर्फ, कि भाई नाम के लिए चलो ये भी इक्विटी शेयर होल्डर है, इनको भी कुछ तो थोड़ा सा वोटिंग पावर है, पर इनका कुछ खास इंफ्लुएंस नहीं होगा। अब फिर वो पैसा लगाएंगे क्यों? तो उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी इंफीरियर राइट के वोटिंग राइट के शेयर इशू किए जाते हैं, साइमल्टेनियसली एक और फीचर का यूज किया जाता है विच इज हायर रेट ऑफ डिविडेंड, कॉम्पेंसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो ऐसे ही टाइप के शेयर मार्केट में इशू है कि उन्होंने वोटिंग पावर इंफीरियर किया है लेकिन डिविडेंड रेट बढ़ा दिया है। आए ख्याल में? तो हायर डिविडेंड रेट से वो उसको कॉम्पेंसेट करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये हो गया लॉजिक। दूसरा है कि यार हर इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट चाहिए भी नहीं होते। मतलब आप थोड़ा रियल लाइफ में आ जाओ, जैसे मैं हूं, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए, ठीक है, मैं एक इन्वेस्टर हूं, स्मॉल शेयर होल्डर हूं, सपोज रिटेल इन्वेस्टर हूं, बहुत छोटा इन्वेस्टर हूं, 2 लाख 2.5 लाख के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करता हूं। अब मैंने कुछ 50 शेयर लिए रिलायंस के, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सिर्फ 50 शेयर लिए मैंने, तो मेरे पास भी वोटिंग पावर आएगा, पर मैं उसका करूंगा क्या? सोच के देखो, मतलब सेम दुनिया है, किसी और के नजरिए से एक बार देख के देखो। हम क्या करते हैं ना, हम प्रमोटर के नजरिए से देखते हैं, हम बड़े शेयर होल्डर के हिसाब से देखते हैं जो इंपैक्ट करते हैं। अरे कभी आप छोटे शेयर होल्डर्स के हिसाब से भी सोचो, उनको वोटिंग पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास काफी कंपनीज के शेयर्स हैं, मुझे आए दिन मैसेज आते हैं कि इसकी मीटिंग है, रिमोट ई वोटिंग आप कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, पूरा वो जो हर शेयर होल्डर को आता है ना, मेरे को आए दिन आते रहते हैं। मैंने कभी वोटिंग नहीं किया है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। वोटिंग पावर के लिए मैंने पैसा लगाया ही नहीं है, मैंने कंपनी चलाने के लिए पैसा लगाया ही नहीं है ना भाई, मैंने प्राइस एप्रिसिएशन के लिए पैसा लगाया है। तो ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं, ये एस्टैब्लिश करना, ये एक्सेप्ट करना भी एक फैक्ट है कि मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ प्राइस बढ़ के वो बेचने के लिए या उससे कमाने के लिए पैसा लगाते हैं, उनको वोटिंग पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। या तो वो डिविडेंड के लिए कर रहे हैं या तो वो प्राइस एप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आए ख्याल में? और उनको क्योंकि पता है ना मेरे पास थोड़ा बहुत वोटिंग पावर आ भी गया तो मैं किसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस थोड़ी कर पाऊंगा। आए कुछ समझ में? जिनके पास मेजॉरिटी है, जिनके पास बहुत हाई वोटिंग पावर है, उन्हीं का वोटिंग मायने रखता है, वही अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि भाई कोई चीज आप करोगे या नहीं करोगे। ये जो चिल्लर छोटे 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 वोटिंग पावर लोगों के पास होते हैं, ये डिसीजन को इंपैक्ट नहीं कर सकते। ये जाके बढ़िया मीटिंग में बैठ के वोटिंग कर सकते हैं, एक आउटिंग हो जाएगी उनकी, बट दे डोंट चेंज द डिसीजन। ठीक है, ये रियल लाइफ है, आप देख लो, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, अंबानी, जितने भी बड़े प्रमोटर कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
वहां प्रमोटर्स और आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे पैक, पर्सन एक्टिंग इन कंट्रोल, तो यही बस लोग सब डिसीजन ले लेते हैं, इन्हीं के पास मेजोरिटी होता है और यही लोग वन साइडेडली डिसाइड कर लेते हैं, बाकी सब तो फॉर्मेलिटी होता है, मीटिंग अटेंड करना, सबको ये करना, मतलब पता रहता है सब क्या होना है, पता रहता है सब क्या होना है, लेकिन सिर्फ भाई एक फॉर्मेलिटी, एक प्रोसीजर बन के सब चीजें रह जाती हैं। तो ये भी आप रियल लाइफ में देखोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये टाइप की नीड है, इसकी डिमांड भी है, इसका सप्लाई भी है। ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ हायर डिविडेंड के लिए हो सकता है ये टाइप के शेयर्स खरीदें, या उनको प्राइस एप्रिसिएशन से पैसा कमाना है, उनको वोटिंग पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को कैटर कर सकते हो। तो इसमें प्रमोटर्स का भी इंटरेस्ट सर्व हो जाता है, प्रमोटर का भी जो कंट्रोल है वो रिटेन हो जाता है, उसमें डाइल्यूशन न के बराबर आता है, और फंड्स भी रेज हो जाते हैं, कंपनी को पैसा मिल जाता है, कंपनी आगे पैसा यूज कर सकती है, और इन्वेस्टर भी खुश, प्रमोटर भी खुश, कंपनी भी खुश। तो इसीलिए ये एक मतलब कंसेप्चुअली ऐसा सोच के ही ये लाया गया है। अब ये पिकअप क्यों नहीं हो रहा, ये अपने आप में केस स्टडी है, ये अपने आप में केस स्टडी है कि इंडिया में ऐसा क्यों एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाहर के कंट्री में बहुत रिकॉग्नाइज्ड है, बाहर की कंट्री में बहुत चलता है ये, इसको ड्यूल क्लास शेयर कहते हैं, ड्यूल क्लास शेयर, उसको कुछ तो नाम दिया जाता है, ठीक है, अपने यहां डीवीआर नाम दिया जाता है, ठीक है। चलो क्लियर है, पर्पस आई थिंक आपको ख्याल में आ गया कि पैसे रेज भी करने हैं, शेयर को डाइल्यूट भी नहीं करना है, तो आप डीवीआर के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। प्रमोटर कंट्रोल रिटेन रह जाता है, उसमें ज्यादा डाइल्यूशन नहीं आता, ठीक है, और फंड्स भी रेज हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स के थ्रू। चलो, तो अब अगर आपकी कंपनी को ये डीवीआर इशू करने हैं, तो आपकी कंपनी को क्या कॉम्प्लायंसेस करने होंगे एज पर कंपनीज एक्ट, ये हमको पढ़ना है। आ जाओ, कंपनी कंडीशंस फॉर इशूइंग शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, रूल 4 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स। No company limited by shares can issue equity share with differential right as to dividend, voting or otherwise. Such company has to comply with the following conditions. Number 1, power in AOA, authorization in the AOA, ठीक है। AOA में स्पेसिफिक पावर होना चाहिए कि आप डिफरेंशियल राइट के शेयर इशू कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में ऐसा स्पेसिफिक पावर होना चाहिए, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, AOA को अमेंड कर देंगे और AOA में वो पावर डाल देंगे और उसके बाद डीवीआर इशू कर देंगे, ठीक है। इट्स अ प्रोसीजरल कंप्लायंस। तो आर्टिकल्स में इशू करते समय मतलब होना चाहिए पावर। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी ऑथराइजेस द इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। सेकंड है कि आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, लेकिन याद रखना यहां पे ओआर लगता है, एसआर नहीं लगता है, ओआर लगता है, पासिंग ऑफ ओआर एट जनरल मीटिंग, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, वोट्स इन फेवर एक्सीड्स वोट्स कास्ट अगेंस्ट, ठीक है, फेवर में ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू अगेंस्ट, तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी मिल गई है ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी और उसमें ओआर पास करना पड़ेगा, और अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो वो ओआर आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी आपको पता ही होगा, पोस्टल बैलेट मतलब आप घर बैठ के वोटिंग करो, ठीक है, सबको आप पोस्ट से भेजते हो और उनको वोटिंग करने के लिए कहते हो, मतलब कोई फिजिकल मीटिंग नहीं होती है, बेटर पार्टिसिपेशन मिलता है, घर बैठ के आपको वोट करना है। प्रीपेड स्टैम्प भी आप डाल देते हो ताकि वो पोस्टल से वापस अपना वोट भेज पाए, और आप फिर वो डिसाइड करके अनाउंस करते हो कि भाई वोट मतलब वो डिसीजन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, मेजोरिटी मिली कि नहीं मिली। द इशू ऑफ शेयर्स इज ऑथराइज्ड बाय ओआर पास्ड एट अ जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है, ये नॉर्मल क्लॉज है। Where the equity share of company are listed on a recognized stock exchange, the issue of such shares shall be approved by shareholder through postal ballot, ठीक है, पोस्टल बैलेट के तरीके से आपको करना पड़ेगा। चलो, तो एओए में पावर देख लेंगे, ओआर भी पास कर लेंगे, ठीक है। और फिर है कि इस पे एक मैक्सिमम लिमिट डाली है कंपनीज एक्ट ने कि ऐसे शेयर्स आप ज्यादा से ज्यादा कितने इशू कर पाओगे, ठीक है। द लिमिट ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है, वोटिंग पावर का लिमिट है, नंबर ऑफ शेयर्स का लिमिट नहीं है, वोटिंग पावर पे लिमिट डाला गया है कि जो भी ये डीवीआर है इसका जो भी वोटिंग पावर आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, जो भी वोटिंग पावर इसका निकल के आएगा, shall not exceed 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, ठीक है। पूरा जो वोटिंग पावर होता है नंबर ऑफ वोट्स के हिसाब से हम देखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से नहीं देखेंगे, क्लियर है। द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स ऑफ कंपनी shall not exceed 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द वोटिंग पावर, जो अभी आप डीवीआर जो प्रपोज्ड है वो भी इंक्लूड करके देखना है, ठीक है। इंक्लूडिंग यानी ये पोस्ट इशू है, पोस्ट इशू लिमिट है, इंक्लूडिंग द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट्स इशूड एट एनी पॉइंट इन टाइम।
मतलब ये टोटल है, क्यूमुलेटिव लिमिट है। ये क्या लिमिट है? क्यूमुलेटिव लिमिट है। पुराने भी कुछ आपने डीवीआर इशू किए होंगे, वो भी काउंट होंगे, पुराने और प्रपोज्ड मिला के ये हमेशा हम चेक करेंगे कि 74% क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एग्जांपल मैं देता हूं। ठीक है, बहुत ही बेसिक, जस्ट फॉर आइडिया। देखो, अगर सपोज मेरा ये ऐसा कुछ शेयर है, ठीक है, एक है मेरा नॉर्मल शेयर, नॉर्मल इक्विटी शेयर, ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 10, शेयर कैपिटल होगा 10 लाख। अब जब भी आप ये लिमिट कैलकुलेट करते हो, 74% चेक करते हो, इसमें अमाउंट का कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसमें फेस वैल्यू अमाउंट का कोई लेना देना ही नहीं है, इसमें नंबर ऑफ वोट्स का लेना देना है। नंबर ऑफ वोट्स का कनेक्शन आता है नंबर ऑफ शेयर्स से। तो बस नंबर ऑफ शेयर्स और एक एक शेयर पे कितना वोट है, इतना ही डेटा आपके काम में आएगा। तो अगर मेरे ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, नॉर्मल शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स मेरे ऑलरेडी इशूड हैं और उस पर मेरा वोटिंग पावर है 1 शेयर 1 वोट, नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। तो इसके वोट्स कितने हो गए? 1 लाख। इस तरह से आपने कभी सोचा नहीं होगा, इसलिए काफी बच्चों को ना इमेजिनेशन नहीं आ पाती। यहां बेस नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, यहां नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से देखना ही नहीं है, यहां नंबर ऑफ वोट्स के हिसाब से देखना है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स पे मेरे कितने वोट्स हैं? 1 लाख वोट्स हैं, 1 शेयर इंटू 1, तो 1 लाख वोट्स ऑर्डिनरी शेयर्स के पास हैं। अब मैं कितने डिफरेंशियल राइट्स के शेयर इशू कर पाऊंगा, ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी आप कितने डीवीआर इशू कर रहे हो वो ले लो। सपोज मैं 1,50,000 डीवीआर शेयर्स इशू करना चाहता हूं और उस पर मैंने वोटिंग पावर दिया है 2:1। सुपीरियर राइट्स के हैं 1 शेयर 2 वोट्स, 1 शेयर 2 वोट्स अगर मैं देता हूं तो इन डीवीआर होल्डर्स के पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे? 3 लाख। यहां तक आए क्लियर? नॉर्मल वालों के पास 1 लाख शेयर्स थे, 1 वोट था, 1 लाख वोट्स वो थे। नए डीवीआर जो मैं इशू कर रहा हूं 1,50,000 शेयर्स हैं, 2 वोट्स हैं 1 शेयर के पास, तो टोटल वोट्स उनके पास कितने हो जाएंगे? 3 लाख। तो टोटल कंपनी के वोट्स कितने हैं? 4 लाख। 4 लाख टोटल वोट्स हैं, 4 लाख में से 3 लाख वोट्स आपके डीवीआर होल्डर्स के पास हैं, तो ये परसेंटेज आप निकालोगे तो हो जाएगा 75। मतलब वो 74 एक्सीड कर गया, मतलब आप 1,50,000 शेयर्स इशू नहीं कर पाओगे, आपको उसको घटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये ऐसा ट्रायल एंड एरर करना है आपको। सपोज यहां मैं 1,40,000 कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? मेरे वोट्स बदल जाएंगे, ठीक है। डीवीआर के वोट्स हो जाएंगे 2,80,000, टोटल वोट्स हो जाएंगे 3,80,000। तो अब 3,80,000 में से 2,80,000 मेरे डीवीआर है, तो परसेंटेज में आएगा 73.68, मतलब 74 के अंदर आ गया। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि आप कितने मैक्सिमम इशू कर पाओगे, या आपको जो भी करना है वो कर लिया अगर, तो लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रही, ये इस तरह से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जांपल है, आप ये लिख लो। ठीक है, बस इतना एक आइडिया, आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि ये सब कैसे होता है। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर है कि आपके कोई भी डिफॉल्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अलग अलग डिफॉल्ट्स आपको डिसक्वालीफाई कर देगा कि आप डीवीआर इशू कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। मतलब एक लॉ अबाइडिंग, लॉ कॉम्प्लायंट कंपनी को ही अलाउ किया है कि आप डीवीआर इशू कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या डिफॉल्ट्स आपके नहीं होने चाहिए? नो डिफॉल्ट्स। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन नंबर वन, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न, ठीक है। कंपनी लॉ में आप पढ़ते ही हो, एंड लिखा है, ठीक है। दोनों के नॉन कॉम्प्लायंसेस नहीं होने चाहिए। इन for 3 financial years immediately preceding the financial year in which it is decided to issue such shares। तो जो फाइनेंशियल ईयर में आप इशू करना चाहते हो उसके इमीडिएटली 3 फाइनेंशियल ईयर में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल होना चाहिए, आपका उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। क्लियर है क्या? तो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न। फिर है नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। अब ये क्या होता है? सबसिस्टिंग का मतलब है एग्जिस्टिंग, कि कोई डिफॉल्ट अभी भी चल नहीं रहा होना चाहिए। पास्ट में हो गया था, फिर आपने करेक्ट कर लिया, अभी कोई डिफॉल्ट चल नहीं रहा तो चल जाएगा, मतलब कॉम्प्लायंस हो गया ऐसा माना जाएगा। कंटिन्यूअस डिफॉल्ट अभी चल नहीं रहा होना चाहिए, किसमें?
द कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। डिक्लेयर्ड डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो आपने डिक्लेयर कर दिया है। और मैंने अभी आप बातों में आपको बता दिया था कि डिविडेंड वैसी कोई लाइबिलिटी होती नहीं है, पर डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो गया है, शेयर होल्डर्स ने उसको अप्रूव कर लिया है एजीएम में, उसके बाद वो एक एक्चुअल लाइबिलिटी बन जाती है, और उसके बाद अगर आप नहीं पे करोगे तो वो डिफॉल्ट माना जाएगा। ठीक है, तो डिक्लेयर्ड डिविडेंड अभी तक पे ही नहीं हुआ और वो डिफॉल्ट अभी भी चल रहा है। इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि मैं डीवीआर इशू करने की सोच रहा हूं और मैंने अभी तक डिक्लेयर्ड डिविडेंड पे ही नहीं किया है, तो आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, पहले आप डिविडेंड पे करो, डिक्लेयर्ड डिविडेंड पे करो, सारे डिफॉल्ट्स को कंप्लाई कर लो, उसके बाद आप, ठीक है, रेज कर सकते हो डीवीआर के थ्रू। नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। पास में था, बाद में करेक्ट हो गया तो चल जाएगा। ठीक है, टू इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, नंबर 1। सेकंड, ठीक है, अब ये कंफ्यूजिंग होगा, मल्टीपल डिफॉल्ट्स है, कहां क्या है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल लेवल पे आई कैन एक्सपेक्ट दिस। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ क्या लिखा है, नॉट डिफॉल्टेड। फिर जब हम ये पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। ठीक है, क्या क्या लिस्ट में है, नंबर 1 डिक्लेयर्ड डिविडेंड, नंबर 2 रीपेमेंट ऑफ मैच्योर्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, मैच्योर्ड मतलब जो ड्यू हो चुके हैं, जिनका मैच्योरिटी पीरियड आ चुका है, जो ड्यू है, रीपेबल है और आपने अभी तक पे नहीं किए, ये भी डिफॉल्ट है। ठीक है, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, दैट हैव बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन, और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स, डिबेंचर और पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो ये 5 में कंटिन्यूअस अभी कोई डिफॉल्ट चल नहीं रहा होना चाहिए। अगर कोई डिफॉल्ट इनमें से चल रहा है तो जब तक ये चल रहा है तब तक आप डीवीआर इशू नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नंबरिंग दे दो, डिक्लेयर्ड डिविडेंड इक्विटी शेयर्स का, या शेयर होल्डर्स ही लिखा है तो दोनों भी कवर हो सकते हैं, थोड़ा सा ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स का डिक्लेयर्ड डिविडेंड, फिर आपका मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, मैच्योर्ड डिबेंचर्स, मैच्योर्ड प्रेफरेंस शेयर्स, फिर ये मैच्योर्ड जो भी हैं उनका इंटरेस्ट या उनका डिविडेंड, ठीक है, वो सब, और उनका इंटरेस्ट। ठीक है, तो इनमें कहीं भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड कैटेगरी इज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, और ओवरलैपिंग है थोड़ा, ठीक है, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, ये एक ही है पूरा। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन्स किससे किससे, पहला है पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसएफआई कह सकते हो इसको, या शेड्यूल्ड बैंक। 3 लोगों से आपने अगर टर्म लोन लिया है और उसके रीपेमेंट का डिफॉल्ट चल रहा है तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। दैट हैव बिकम पेबल, रीपेबल और इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन और ड्यूज विथ रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी पेमेंट्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज, ये अलग कैटेगरी है। ठीक है, नंबर 1 हो गया डिविडेंड, नंबर 2 हो गया टर्म लोन जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है या उसका इंटरेस्ट है, एंड फोर्थ है एम्प्लॉइज के कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं जो आप पढ़ते हो ना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो आपको डिपॉजिट करने होते हैं। दो पार्ट्स होते हैं, एम्प्लॉय शेयर्स, एम्प्लॉयज शेयर, ठीक है, जो आप दोनों कंट्रीब्यूट करते हो, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, ठीक है, अलग अलग जो आप कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हो एज ए एम्प्लॉयर, उसमें अगर आपका डिफॉल्ट चल रहा है तो भी आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, ड्यूज विथ रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी पेमेंट्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज टू एनी अथॉरिटी। ठीक है, ये पूरा एक हो गया, इसमें सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाले चीजें आएंगी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड वगैरह। एंड अगर आपको कोई प्रोविजन के हिसाब से आईईपीएफ में पैसा ट्रांसफर करना था, याद आ रहा है, अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम शेयर्स, तो कहीं भी अगर आपका कुछ अनक्लेम पैसा है और एज पर द रूल्स अगर आपको वो आईईपीएफ में ट्रांसफर करना था और उसमें भी आपका डिफॉल्ट चल रहा है तो भी आप डीवीआर इशू नहीं कर पाओगे। ठीक है, डिफॉल्ट इन क्रेडिटिंग द अमाउंट इन द आईईपीएफ। तो ऐसे थ्री नंबरिंग चेंज कर दो भाई, 3, 4, ठीक है, 4 डिफॉल्ट्स हैं इसके अंदर। बोलो क्या क्या। पहला डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, टर्म लोन, ठीक है, फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, पीएफआई, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, उसका टर्म लोन का अमाउंट या उसका इंटरेस्ट देयर ऑन। थर्ड
स्टैट्यूटरी ड्यूज रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज, और फोर्थ है क्रेडिट डिफॉल्ट इन क्रेडिटिंग द अमाउंट टू आईपीएफ। 4 ऐसे डिफॉल्ट इसमें कवर्ड है। अब इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर एक नीचे क्लॉज है, ठीक है, जो इसी के लिए सिर्फ, इसलिए मैं बॉक्स बना रहा हूं। ये जो प्रोविजो है, प्रोवाइजो है, जो भी बोलो, तो ये जो प्रोविजो है वो सिर्फ इसी के लिए है कि अगर हाउएवर अ कंपनी में इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स अपॉन एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिफॉल्ट वॉज मेड गुड। तो अगर आपने पास्ट में ऐसा डिफॉल्ट किया हुआ है, ध्यान दो, जब भी ऐसा लिखा है ना, नॉट डिफॉल्टेड, ये सीधे डिस्क्वालिफिकेशन होती है। मतलब कभी भी आपने डिफॉल्ट किया होगा तो आप जिंदगी भर वो नहीं कर पाओगे। आए ख्याल में? तो ऊपर का क्लॉज यही बोलता है, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड। करंट डिफॉल्ट की बात हो ही नहीं रही, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं लिखा है। अगर कंपनी ने जिंदगी में कभी भी इनमें डिफॉल्ट्स किए हैं तो अब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और वो डीवीआर इशू नहीं कर पाएगी, ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन होता है। अब उसमें उन्होंने एक मौका दिया है कि चलो अगर आपको आपके डिफॉल्ट को 5 साल हो गए हैं तो अब आप सुधर गए होंगे और अब आप इस लायक बन गए होंगे कि आप डीवीआर इशू कर सकते हो, तो उनको एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया है। तो 5 years का उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि अगर पहले डिफॉल्ट हुआ था पर आपने उसको करेक्ट कर लिया और करेक्ट करने के बाद अब उसको 5 years हो चुके हैं, तो अब 5 years जब भी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद से वो डिस्क्वालिफिकेशन माफ हो जाएगी, मतलब आप वो क्राइटेरिया में नहीं आओगे और अब आप डीवीआर इशू कर पाओगे। ठीक है, मतलब ये जो डिफॉल्ट वाला क्लॉज है, मतलब अब ये सिर्फ 5 साल के लिए ही वैलिड होगा। क्लियर है? लाइफ टाइम के लिए नहीं होगा। उसको उन्होंने अब सिर्फ 5 साल का टाइम लिमिट दे दिया है कि डिफॉल्ट है, लेकिन अगर उसको अब आपने सुधार लिया है और सुधार के अब 5 साल भी हो गए हैं तो अब वो क्राइटेरिया आप पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो जो फाइनेंशियल ईयर में आपका डिफॉल्ट हुआ था और आपने सुधारा, सुधारने का डेट देखेंगे कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने वो डिफॉल्ट को सुधार लिया, डिविडेंड डिक्लेयर था, प्रेफरेंस शेयर पे नहीं दिया, तो जिस साल में दे दिया वहां से 5 years बाद जब 5 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद से फिर आप माफ हो जाओगे और आप फिर डीवीआर इशू कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मतलब कोई भी फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च। तो 5 साल भी खत्म कब होंगे? 31 मार्च में। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल देख के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी साल में अगर वो आपने डिफॉल्ट को सुधार लिया, वो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 5 पूरे फाइनेंशियल ईयर आगे जाना है और फिर वो भी जो एंड 5 years एंड होंगे वो भी 31 मार्च पे ही होंगे और उसके बाद से फिर आप कभी भी डीवीआर इशू कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ऐसे 3 कैटेगरी के डिफॉल्ट्स हैं। पहले वाला जो क्लॉज था उसमें तो 3 साल का ही लिमिट है कि पिछले 3 साल में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो उसका टाइम लिमिट ही 3 साल है। फिर जो सेकंड वाला है उसमें तो लिखा ही है सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। ठीक है, और थर्ड वाले में कोई टाइम लिमिट नहीं था, तो वो लाइफ टाइम वाला था, पर उसको बाद में नीचे प्रोविजो ऐड करके 5 years की लिमिट इसमें तय कर दी गई है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर है नो पेनल्टी। आपको पेनल्टी चार्ज नहीं हुई होनी चाहिए, मतलब आपने कोई गलती नहीं की होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको पेनल्टी चार्ज हुई है। ठीक है, तो कहां कहां पेनल्टी चार्ज नहीं हुई होनी चाहिए? द कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज बाय कोर्ट। ठीक है, कोई भी कोर्ट ने आप पे पेनल्टी चार्ज नहीं करनी चाहिए, और ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने आपको कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं की होनी चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। ठीक है, सब में देखो टाइम लिमिट है तो थोड़ा ध्यान देना। तो 3 साल में आपको कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होनी चाहिए फॉर एनी ऑफेंस। कौन कौन से लॉ में? लॉ भी स्पेसिफाइड है। नंबर 1 आरबीआई एक्ट, यानी आप बैंक या एनबीएफसी हो और आरबीआई एक्ट के तहत आपको कोई पेनल्टी चार्ज नहीं हुई होनी चाहिए। फिर है सेबी एक्ट, बराबर, लिस्टेड हो, सेबी एक्ट में आते हो और आप पे कोई ऐसा पेनल्टी चार्ज नहीं होना चाहिए। सिक्रा, बराबर, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है। और फिर है फेमा। ठीक है, और एनी अदर स्पेशल एक्ट जो आपके सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे बैंकिंग पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस एक्ट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी वालों पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगता है। हर सेक्टर वाइज भी रेगुलेशन होता है, तो उस सेक्टर के रेगुलेशन के तहत भी आपको कोई पेनल्टी चार्ज नहीं हुई होनी चाहिए। ठीक है, कितने लॉज हैं? अब सब अलग अलग हैं, कुछ ही स्पेसिफिक कंपनीज पे अप्लाई होता है। जैसे आरबीआई एक्ट सिर्फ बैंक एनबीएफसी पे लागू होगा, जनरल कंपनीज पे आरबीआई क्यों एक्ट अप्लाई होगा। सेबी एक्ट जो है वो लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होगा।
ठीक है। सिक्रा ये सब पे अप्लाई होता है। फेमा जो उस टाइप के फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन करता है उस पर अप्लाई होता है। और सेक्टोरल एक्ट हर सेक्टर में होता है, ठीक है। तो ऐसे 5 लॉ में पिछले 3 साल में कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं की होनी चाहिए बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोई और अथॉरिटी ने कुछ किया है तो उसका कोई यहां फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही स्पेसिफिक चीजें दी हुई हैं। फिर है कि ये कन्वर्टेबल नहीं होंगे। डीवीआर को आप वापस कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो और एग्जिस्टिंग कॉमन शेयर्स को भी आप डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डीवीआर अगर इशू करना है तो फ्रेश इशू करना पड़ेगा, बाय कन्वर्जन वो इशू नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? तो ध्यान दो, तो ये कन्वर्टेबल नहीं होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू डीवीआर एंड वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल। कॉमन शेयर्स को डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते और जो ऑलरेडी डीवीआर है, डीवीआर के रूप में आपने इशू किए, उसको भी वापस आप कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये कन्वर्टेबल नहीं है। The company shall not convert its existing equity share capital with voting rights, normal voting rights, into equity share capital carrying differential rights, ठीक है, and vice versa। तो मतलब कन्वर्जन का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर इनका नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में आना चाहिए और इनके जो स्पेशल डिफरेंशियल्स हैं वो भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में रिकॉर्ड होने चाहिए। वोटिंग पावर अलग है तो वोटिंग पावर अलग है, ऐसा पूरा मेंशन होना चाहिए। डिविडेंड अलग है तो डिविडेंड अलग, सब मतलब डिटेल्स रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपको प्रॉपरली नोट करनी है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन अंडर सेक्शन 88 shall contain all the relevant particulars of the shares so issued along with the details of these। डिटेल्स भी लिखनी है कि क्या डिफरेंशिएट आपने किया है। और लास्ट है कि होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एंजॉय ऑल द अदर राइट्स, ठीक है। अदर राइट्स सब सेम है, पारी पासू जिसको आप कहते हो, कि जो चीजों को चेंज किया है बस उतनी ही चीजें चेंज होंगी, बाकी जितने भी राइट्स हैं वो सेम मिलेंगे जैसे ऑर्डिनरी शेयर्स को मिलते हैं, ठीक है। तो अदर जो भी राइट्स होते हैं इक्विटी शेयर्स पे वो सारे के सारे सेम होंगे, सच एज बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स एक्सेट्रा विच द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू सब्जेक्ट टू, ठीक है। सिर्फ क्या चीजें बदलेंगी जो आपने इशू करते वक्त बदली हैं। वोटिंग पावर बदला है तो वो बदला हुआ वोटिंग पावर मिलेगा। डिविडेंड रेट अगर बदला है तो वो बदला हुआ डिविडेंड रेट मिलेगा। और जो नहीं बदला है वो एज इट इज बाकी इक्विटी शेयरहोल्डर को जैसे वो राइट्स मिलते हैं वैसे ही डीवीआर वालों को भी सेम तरीके से मिलेगा। जैसे नोटिस आप बाकी लोग को भेजते हो कोई भी मीटिंग की, वैसे ही डीवीआर वालों को भी नोटिस सेम तरीके से मिलेगी। बाकी सारे जो राइट्स होते हैं शेयरहोल्डर्स के वो सेम तरीके से एंजॉय करेंगे डिफरेंशियल राइट वाले भी। सिर्फ कौन सी चीजें डिफरेंशिएट होंगी जो आपने डिफरेंशिएट की हैं, वोटिंग पावर या डिविडेंड या कोई भी राइट जो आपने डिस्टिंग्विश किया है बस वही डिफरेंशिएट होगा, बाकी सब सेम होगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू द डिफरेंशियल राइट्स विथ विच सच शेयर्स हैव बीन इशूड, ठीक है। इशू करते वक्त जो आपने डिफरेंशिएट किया है बस वही चीजें डिफरेंशिएटेड रहेंगी, बाकी सब सेम रहेंगी। क्लियर है क्या? तो ये हैं सारे के सारे आपके रेगुलेशंस, अच्छे से देख लो। ऑथराइजेशन एओए, ओआरएनजीएम, थर्ड मैक्सिमम वोटिंग पावर जो लिमिट है क्यूमुलेटिव वो है 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। फिर है नो डिफॉल्ट्स, उसके अंदर 3 क्लॉज हैं, ठीक है। पहला फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट है। सेकंड है आपका नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट्स। थर्ड है नॉट डिफॉल्टेड इनटू, ठीक है। वो अंदर के क्लॉज आपको याद करने पड़ेंगे। और फिर थर्ड वाले क्लॉज में 5 साल का लिमिट है कि 5 साल के बाद फिर वो सुधर जाएगा, मतलब आप अलाउड रहोगे कि आप डीवीआर इशू कर सकते हो। फिर आपका पेनल्टी आपको लास्ट 3 ईयर्स में चार्ज नहीं होनी चाहिए बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल अंडर द डिफरेंट एक्ट्स। और आप कन्वर्ट नहीं कर सकते ऑर्डिनरी को डीवीआर में, डीवीआर को ऑर्डिनरी में कन्वर्टेबल नहीं होगा। और लास्ट है फिर रजिस्टर में सारी डिटेल्स आपको मेंशन करने होंगे। और लास्ट कि बाकी सारे राइट्स सेम होंगे, सिर्फ जो आपने इशू करते वक्त डिफरेंशिएट किए हैं वही राइट्स अलग होंगे, बाकी सारे राइट्स जो होते हैं जो शेयर होल्डर्स एंजॉय करता है वो सारे सबके लिए सेम रहेंगे। क्लियर है? तो ये कंडीशंस के साथ आप डीवीआर इशू कर सकते हो। क्लियर है? फिर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अब ये सब पे अप्लाई होता है, ये सेक्शन सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू इशू शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स अप टू 40% ऑफ द शेयर कैपिटल, कैन इट डू सो? अब ये थोड़ा आउटडेटेड क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। शेयर कैपिटल के बेस पे आपको पूछा ही नहीं जाएगा, या पूछा भी है तो फिर आपको अज्यूम करना पड़ेगा 1 शेयर 1 वोट, ठीक है, कि 40% ऑफ शेयर कैपिटल मतलब बेस लेना पड़ेगा ना। तो इसको आपको एक्चुअली नए क्वेश्चन जब बनेंगे तो यहां पे वोटिंग पावर दिया रहेगा कि 40% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, तो लिमिट तो 74 की है ना,
अप टू 74 आप इशू कर सकते हो, ठीक है। तो ये अप टू 40% ही करना चाहते हैं, तो कैन इट डू सो? यस, इट कैन डू सो। अप टू 74% आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो रूल 4 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स स्पेसिफाइज द कंडीशन दैट द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग द वोटिंग पावर ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स इशूड एट एनी पॉइंट इन टाइम। पुराने भी कुछ डिफरेंशियल राइट्स आपने इशू किए होंगे, वो मिला के क्यूमुलेटिव लिमिट है 74%। Therefore, a company can issue shares with differential voting rights up to 40% of the share capital, which is within the limit mentioned in the rule 4. बेस मिसमैच है, पर ये उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस एक्चुअली शेयर कैपिटल से बेटर आपको क्या दिया जाएगा? वोटिंग पावर, ठीक है। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे, और ये पूरे पार्ट में हमने इक्विटी शेयर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। नेक्स्ट पार्ट में अब हम प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिबेंचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप अभी तक जो भी आपको मैंने पढ़ाया है, बताया है, अच्छे से आप साथ साथ में पढ़ रहे हो, छोटी छोटी चीजें नोट डाउन करते जा रहे हो जो मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।